सबको नमस्कार। ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ब, वो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ ही साथ उतना ही उपयोगी है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश विषय से, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। लीजिए भी स्टार्ट करते हैं। वर्ब सबसे पहले इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब। मतलब इंग्लिश में जो र लेटर है आर, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है करते समय आर साइलेंट होता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि आर कहाँ साइलेंट होता है। इसमें आगे बढ़ने से पहले अपन बात करते हैं कि आर कहाँ साइलेंट होता है। तो मुख्यतया 1-2 बात मैं बताऊंगा, ज़्यादातर यही चीज़ आती है इसमें। आर साइलेंट होता है, पहली बात इंग्लिश में र लेटर आएगा, उससे पहले अगर कोई भी वाउल साउंड हो, वैसे पहले कोई भी वाउल साउंड हो तो आर हमेशा, और यूं कहें कि ज़्यादातर साइलेंट होता है। जैसे ये लिखा हुआ है तो र तो साइलेंट होगा, इसमें र को बोला नहीं जाएगा। इसके अलावा ए, दीर्घ ए की साउंड आएगी। ऐसे और भी उदाहरण की अपन बात करें, जैसे कार्ट, हार्ट, यानी आर से पहले ए वाउल साउंड होने पर ज़्यादातर मुख्य रूप से र जो साउंड है वो साइलेंट होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अंत में किसी भी वर्ड के अंत में र साउंड हो, यानी आर हो या आर ही हो, तो भी ये हमेशा साइलेंट होता है। जैसे टीचर, डॉक्टर, यानी र नहीं बोला जाएगा। इसके अलावा ए जो दीर्घ साउंड है वो बोला जाएगा। तो ये 2 रूल आप याद रखेंगे। र वर्ड से पहले कोई भी वाउल साउंड हो, और आर जो इससे किसी भी वर्ड के अंत में आर या आर ही हो तो वो साइलेंट होता है हमेशा। तो जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टीचर, डॉक्टर। इसके अलावा उदाहरण की बात करें, FIRE, फायर, आर ही है लास्ट में, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फायर। ऐसे ही देया, आर ही है, तो इसकी बात हो गई। 2 रूल है जो मुख्यतः आप याद रखेंगे। एक तो वाउल साउंड हो आर से पहले, दूसरा आर अंत में हो या आर ई अंत में आए, तो उसका ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वर्ब। डेफिनेशन की बात अपन थोड़ी सी देर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके टाइप ऑफ वर्ब। लेक्सिकल वर्ब, फर्स्ट है लेक्सिकल वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ये 2 टाइप होते हैं, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसको भी दूसरे नाम से जाना जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, या और कह सकते हैं इसको ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब, ये तो इसके टाइप्स की बात हुई। वर्ब के टाइप्स, लेक्सिकल वर्ब कह दो, या मेन वर्ब कह दो, या प्रिंसिपल वर्ब कह दो, या ऑर्डिनरी वर्ब कह दो। साथ ही इसका दूसरा टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब।
या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, इसकी बात करते हैं। अब देखो 3 चीज होती है, आप सबको पता है, मीनिंग, फॉर और फंक्शन। एक चीज होती है मीनिंग, एक होती है फॉर और एक है फंक्शन। इस चिन्ह को आप समझते होंगे। मीनिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर्म और फॉर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है फंक्शन। यानी फंक्शन है, किसी भी वर्ड का फंक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मीनिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, फॉर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो वर्ड है वो किसका फंक्शन कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वो जरूरी होता है। तो मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। मीनिंग, लेक्सिकल वर्ब की मीनिंग क्या होती है, या मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब की मीनिंग। मीनिंग का मतलब है अर्थ क्या होता है। द वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन। ऊपरी तौर पर हम बात करें लेक्सिकल वर्ब का मीनिंग, द वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, राधा वॉक्स इन द गार्डन। राधा वॉक्स इन द गार्डन, ये जो वर्ड है वॉक्स, ये इंडिकेट करता है कि एक एक्शन हो रहा है। इसका मतलब वॉक्स जो लिखा हुआ है ये एक वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। अब इसका उच्चारण की बात करें, मैंने इसको पढ़ा है वॉक, यानी एल जो लेटर है वो भी इसमें साइलेंट है। तो बहुत सारे वर्ड है जिनमें कई लेटर साइलेंट होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। एक चीज़ मैंने आपको बता दी, आर जो लेटर है साइलेंट कब होता है, उसके 2 बातें बता दी आपको। ये बीच में एक वर्ड आ गया वॉक, इसके बारे में बता देता हूँ। एल साइलेंट होता है मुख्यतया एल लेटर के बाद में, इसके जस्ट बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कोई भी व्यंजन आता है, तो यह ज़्यादातर साइलेंट होता है। तो ये वॉक हो गया, एल इसमें लेटर साइलेंट होगा। ऐसे वर्ड है टॉक, TALK, टॉक, वॉक, टॉक। एक वर्ड है HALF, हाफ। समझ में आई बात? तो इसको भी आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। जो भी वर्ड आपको ऐसे लगता है कि हमें भविष्य में काम आएगा ये जानकारी, तो उस जानकारी को आप लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मीनिंग की बात हो रही थी और इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। द वर्ड दैट इंडिकेट्स एन एक्शन, वह शब्द जो किसी एक्शन के बारे में संकेत करता है। एक उदाहरण अपने लिया, राधा वॉक्स इन द गार्डन, तो वॉक्स क्या है, एक एक्शन बता रहा है, तो ये हो गया वर्ब। दूसरे शब्दों में, द वर्ड which tells us about action or state of being or condition. This definition is very correct. मतलब ये परिभाषा पूरी इसकी मीनिंग या इसकी अर्थ पर पूरी खरी उतरती है कि द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। कहने का मतलब वर्ब है, इसकी मीनिंग 2 शब्दों में आप समझ सकते हैं। डूइंग यानी कोई भी एक्शन को इंडिकेट करना, वो हो गया डूइंग।
स्टेट ऑफ बीइंग, इसको अपन कह सकते हैं बीइंग, डूइंग और बीइंग। कहने का मतलब ये हुआ किसी कार्य को करना या किसी कार्य का होना। ऐसा वर्ड जो किसी कार्य के करने को या किसी कार्य के होने को बताता है, वो क्या हो गया, वो वर्ड सेंटेंस में वर्ब कहलाता है। तो डूइंग और बीइंग, इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। इसको समझने के लिए उदाहरण अपन लेते हैं। ही ड्रॉ टू द माउंटेन, ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि कोई एक्शन किया जा रहा है। तो ये ड्रॉ क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। जैसे नेहा इज ए गुड गर्ल, जो बताया था आर साइलेंट वाला एक वर्ड ये भी आ गया, गर्ल। तो नेहा इज ए गुड गर्ल, इसमें जो इज है इसमें कोई एक्शन नहीं बता रहा है ये वर्ड इज, जबकि क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। तो ये भी क्या है, वर्ब है। यानी अपन पढ़ते हैं ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा किसी कार्य को करना क्रिया कहलाता है, जबकि वो पूरा सही नहीं है। किसी कार्य का करना या किसी कार्य का होना, यानी स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन, वो भी वर्ब की श्रेणी में आता है। ये तो थी मीनिंग की बात। पर बात करते हैं फॉर्म। वर्ड जिसको अपन फॉर्म से भी पता कर सकते हैं, यानी वर्ड का रूप या स्वरूप देकर के भी अपन पता कर सकते हैं कि ये वर्ब हो सकता है। तो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कोई पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फॉर्म से भी अपन समझ सकते हैं। मीनिंग से तो समझ लिया, डूइंग या बीइंग होता है वो वर्ब कहलाता है। दूसरा है फॉर्म। सबसे पहली बात करें अपन एटीई, ऐसा वर्ड जिसके अंत में एटीई आता है, ज्यादातर वो फॉर्म किसका होता है, वर्ब का फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, एप्रिसिएट, क्रिएट, एप्रिसिएट, डिफ्रेंशिएट। समझ में आई बात। तो ऐसे वर्ड जिनके अंत में एटीई आता है वो फॉर्म को देकर के अपन पता कर सकते हैं कि ये वर्ब हो सकता है। दूसरी बात आईएसई या आईजेडई, ऐसे वर्ड जिनके अंत में आईएसई या आईजेडी। कई बार आपने देखा होगा कभी कभार लास्ट में आईएसई लिखा हुआ आता है, कभी कभार आईजेडी लिखा हुआ आता है। तो अपन चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। चक्कर कुछ नहीं है, कुछ वर्ड ऐसे है जो अमेरिकन इंग्लिश में अलग है और जो ब्रिटेन की इंग्लिश है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौन सी इंग्लिश चलती है, हमारे यहाँ इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की अंग्रेजी चलती है। वही वर्ड हमारे को मान्य होते हैं और अंग्रेज लोग यानी ब्रिटेन में जो उच्चारण इंग्लिश के वर्ड का किया जाता है वही अपन को फॉलो करना होता है। तो कुछ एक वर्ड हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में अलग होते हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया गया है। तो आईएसई आईजेडी एक ही बात है। आईजेडी आता है वो अमेरिकन वर्ड है, सेम मीनिंग है, सेम वर्ड है। तो आईएसई या आईजेडी आता है तो वो भी फॉर्म के अनुसार क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है। जैसे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, सरप्राइज, ऑर्गेनाइज, सरप्राइज, कंप्रोमाइज, ऐसे वर्ड है जिनके अंत में आईएसई या आईजेडी आता है। अब इसमें आईएस की जगह आईजेडी लिख देंगे तो वो अमेरिकन हो जाएगा और अंतर कुछ नहीं है, मीनिंग सेम है। तो ऐसे वर्ड भी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। फॉर्म के हिसाब से बात करें, ऑर्गेनाइज संगठित करना, सरप्राइज आश्चर्यचकित होना, कॉम्प्रोमाइज समझौता करना,
वर्ड मीनिंग आप जानते होंगे। एक वर्ड है, इसका बताओ प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। ऊपर लिख देता हूं मैं, PRISE, एक है PRICE, एक है PRIJD। ये वर्ड और ये वर्ड, ये तो वही बात है, ISE की जगह IJD लिखा हुआ है, ISE की जगह IJD लिखा हुआ है। ये वर्ब भी होता है। प्राइस, बलपूर्वक खोलना, इसका अर्थ होता है बलपूर्वक खोलना, बलपूर्वक खोलना। प्राइस, प्राइज, अमेरिकन में बात करें तो इस वर्ब की के रूप में इसका फंक्शन हो तो इसका अर्थ होता है बलपूर्वक खोलना। लेकिन ये नाउन के रूप में काम करे तो ये प्राइज ही होता है, PRIJD। नाउन हो तब इसका अर्थ होता है पुरस्कार। समझ गए? तो ये प्राइज है नाउन के रूप में, पुरस्कार अमेरिकन वर्ब के रूप में बलपूर्वक खोलना, ये भी वर्ब ही है। ये है प्राइस, कीमत जिसका अर्थ होता है वो आप सब जानते हैं, वो नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है, वर्ब नहीं है। शुरू में मैंने बात की थी आपसे मीनिंग, फॉर्म और फंक्शन। मीनिंग के अनुसार भी अपन वर्ब को पहचान सकते हैं, डूइंग या बीइंग बताने वाला वर्ड। फॉर्म से भी अपन पहचान सकते हैं, जिसके उदाहरण अपने लिए ATE आता है, ISC आता है। आगे और बात करते हैं प्रेफिक्स और सफिक्स की। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके प्रेफिक्स या सफिक्स जुड़ने से भी वो वर्ब बन जाती है। प्रेफिक्स और सफिक्स का अर्थ आप जानते होंगे। प्रेफिक्स उपसर्ग, सफिक्स प्रत्यय। एन प्रेफिक्स की बात करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एन प्रेफिक्स लगने से वर्ब बन जाती है। उदाहरण की बात करें, एनटाइटल, एनकरेज, एनटाइटल, एनकरेज, एनकाउंटर। ऐसे वर्ड जिनमें एन प्रेफिक्स लगने से वो वर्ब बनती है। फॉर्म की बात हो रही है तो ऐसी वर्ड फॉर्म वर्ब हो सकती है। एनटाइटल उपाधि देना, एनकरेज उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, एनकाउंटर मुठभेड़ करना या आमना सामना करना, ये अर्थ होता है। तो ये वर्ब हो सकती है। दूसरी बात है सफिक्स। लास्ट में ऐसे शब्द जो लास्ट में एन जुड़ने से जो भी फॉर्म बनती है वो वर्ब हो सकती है। जैसे शार्पन, डार्कन, डीपन। शार्पन, डार्कन, डीपन, लाइटन। EN लगने से जो फॉर्म बनी है वो वर्ब हो सकती है। शार्पन धार तेज करना, डार्कन अंधकारमय करना और काला करना, डीपन और गहरा करना, लाइटन, लाइटन के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे लाइट है, LIGHT लाइट, ये नाउन भी होता है। LIGHT ये एडजेक्टिव भी होता है। लाइट जब नाउन हो तब इसका अर्थ होता है प्रकाश, और जब ये एडजेक्टिव हो तब इसका अर्थ होता है हल्का। समझ में आ गई बात? अब लाइट, इसके भी EN जोड़ सकते हैं। लाइट से लाइटन,
इस लाइट से भी लाइटन जोड़ सकते हैं, लाइटन, यानी फॉर्म सेम हो गई, अर्थ दोनों हो सकते हैं इसका। लाइटन यानी आलोकित करना, प्रकाशमान करना भी हो सकता है, और लाइटन यानी हल्का करना भी हो सकता है। हल्का करना या प्रकाशमान करना, दोनों इसके अर्थ हो सकते हैं, इनका आपको बता ही दिया। एनलाइटन भी होता है, एन सुर में भी जुड़ गया, लास्ट में भी जुड़ गया। एनलाइटन और प्रकाशित करना, समझ में आ गया होगा आपको। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर, सबसे महत्वपूर्ण बात है फंक्शन। देखो एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, किलिंग इज ए क्राइम। उदाहरण है किलिंग इज ए क्राइम। दूसरा है ही इज किलिंग हिज टाइम। दो उदाहरण हैं, इसमें भी किलिंग है, इसमें भी किलिंग है। इसका अर्थ और इसका अर्थ आपको फॉर्म भी सेम है, KILLING। इसकी भी फॉर्म सेम है, KILLING। तो फॉर्म से पता नहीं चल सकता, अपन को पूरा ध्यान नहीं हो तो अपन कहेंगे ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, जबकि ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ये वर्ब है। तो फॉर्म से कोई पता नहीं चल रहा, मैंने पहले बताया था फॉर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट। फंक्शन देखेंगे, मीनिंग भी मारना मारना मारा एक ही बात है, मीनिंग भी वही है, तो मीनिंग भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है फंक्शन। अब ये किलिंग क्या फंक्शन कर रहा है और ये किलिंग क्या फंक्शन कर रहा है? ये किलिंग नाउन का कार्य कर रहा है। इस सेंटेंस में वर्ब ये है इज, बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज, ये वर्ब है, न कि किलिंग। किलिंग नाउन है, जो बाद में बात करेंगे कौन सा नाउन है, वर्ब से बनने वाला, जिरंट कहते हैं इसको, बाद में आएगा। ही इज किलिंग हिज टाइम, इसमें किलिंग क्या है, ये वर्ब है, इसमें किलिंग क्या है, नाउन है। इसका मतलब सीधी सीधी आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, समझ लेना इस बात को कि फंक्शन इज इम्पोर्टेंट। न तो मीनिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न फॉर्म है। अगर फॉर्म देखें मीनिंग देखें तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए जो फंक्शन है वो महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं, तो वर्ब का फंक्शन, ये फंक्शन करते हैं एक वर्ब फ्रेज के रूप में, वर्ब फ्रेज के रूप में, सॉरी, वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब फ्रेज, शॉर्ट में लिख देता हूं VP, वर्ब फ्रेज के रूप में फंक्शन करता है, जिसमें दो चीज हो सकती है, शॉर्ट में लिख दिया ऑक्सिलरी प्लस लेक्सिकल यानी मेन वर्ब। वर्ब फ्रेज में ये दो चीज हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, जिसमें ये तो क्या होगी, ऑप्शनल होगी। जरूरी नहीं है कोई भी सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आए ही, यानी इसको अपन कहेंगे ऑप्शनल एलिमेंट हो गया, ये वर्ब फ्रेज का ऑप्शनल एलिमेंट है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब है वर्ब फ्रेज का ओब्लिगेटरी एलिमेंट होगा, यानी कोई भी सेंटेंस है तो मेन वर्ब तो होगी ही होगी। वर्ब फ्रेज में हेड वर्ड मेन वर्ब तो होगा ही होगा, यानी एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब। वर्ब इज द हार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का हार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। और यूं कहें कि वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब जो होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है और ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी ये जरूरी नहीं आए ही आए, बहुत सारे सेंटेंसेस है बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आते हैं, मेन वर्ब ऑब्लिगेटरी है, इसके बिना कोई सेंटेंस ही नहीं है, यानी एवरी सेंटेंस हैज ए मेन वर्ब। एक उदाहरण की बात करते हैं,
ही प्लेज फुटबॉल। ये वर्ब फ्रेज हो गया। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज में दो चीज की अभी बात हुई, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। यहां ये नहीं है, केवल ये है। दूसरे उदाहरण की हम बात करें, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इसमें ये वर्ब फ्रेज है, इज प्लेइंग वर्ब फ्रेज है, जिसमें इज क्या होगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्लेइंग क्या होगा, ये मेन वर्ब है। यानी वर्ब फ्रेज में दो चीज आपको समझनी है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑप्शनल है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्लिगेटरी है। ये तो वर्ब के फंक्शन की बात हुई। अब अपन बात करते हैं टाइप्स की। जो बात हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था लेक्सिकल वर्ब और एक पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब। उसमें लेक्सिकल वर्ब की अपन बात करते हैं। लेक्सिकल वर्ब कर्म के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार पर लेक्सिकल वर्ब है वो दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। कर्म के आधार पर लेक्सिकल वर्ब कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका अर्थ होता है सकर्मक क्रिया हिंदी में अगर बात करें तो, और इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। यानी इसमें जो वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो होगा ही होगा। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर वर्ब के बाद में या कोई भी वर्ब अगर ऑब्जेक्ट नहीं ले तो उसका मतलब वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, और कोई भी वर्ब अगर ऑब्जेक्ट लेती है तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। अब इसके और अपन प्रकार आगे करें। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब भी अलग अलग प्रकार की होती है, देखते हैं। मोनोट्रांजिटिव, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, डाई ट्रांजिटिव, और एक है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अच्छी तरह से समझना इसको। ट्रांजिटिव वर्ब तीन प्रकार की हो सकती है, मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्र। यानी एक कर्मक क्रिया हो सकती है, द्विकर्मक क्रिया हो सकती है, और मिश्र कर्मक। यानी कोई भी वर्ब अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कोई भी वर्ब अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट लेती है, दो ऑब्जेक्ट लेती है, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट तो लेती ही है, और ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी अगर सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट नहीं होता, यानी ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट जोड़ा जाता है। समझ में आ गई बात? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ में पूरक शब्द भी और ले, ऐसी वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। सबके उदाहरण की अपन बात करें, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, ये तो सीधी सब समझते हैं,
कोई भी वर्ब उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब है। ही रीड्स ए लेटर, ये वर्ब है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में भी कौन सी हो गई? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये तो सब जानते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद में ऐसी वर्ब जो अपने साथ में डबल ऑब्जेक्ट लेती है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, कई वर्ब है जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट ले सकती है, यानी उनके बाद में एक ऑब्जेक्ट हो तो वो मोनोट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट भी ले सकती है, तो वो फंक्शन, मैंने बताया था फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो फंक्शन करे दो ऑब्जेक्ट का, यानी अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती है, तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। उसके उदाहरण है, यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब जैसे है टीच, गिव, गिफ्ट, प्रेजेंट, आस्क, टेल, सेल, बाई, एटसेट्रा। इस प्रकार की बहुत सी वर्ब है जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक दो उदाहरण की अपन बात करें, मिसेस महिला, मिस्टर महिला टीचेज एस इंग्लिश। वर्ब कौन सी हो गई इसमें? टीचेज। टीच वर्ब है जिसकी प्रेजेंट फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से अपने साथ में ऐसे एस लेती है, तो ये वर्ब हो गई। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी वर्ब जो अपने साथ में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में लेती है, यानी डबल ऑब्जेक्ट साथ में लेती है, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और उदाहरण की बात करें, ही सेल्स हर ए काउ, वह उसके लिए एक गाय बेचता है, खरीदता है। सीता टोल्ड मी ए स्टोरी, ये टेल वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट मी, एक ऑब्जेक्ट हो गया ए स्टोरी। यानी ये जो भी वर्ब लिखी हुई है, टीच, गिव, गिफ्ट, प्रेजेंट, आस्क, टेल, सेल, बाई, एटसेट्रा, ये सब की सब वर्ब क्या हो सकती है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। ये इनके उदाहरण हैं। इसके बाद में अपन बात करें कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस पैटर्न की बात करें, अगर ये आपको समझ में आता तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो सब कभी सेंटेंस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। SVO और फिर OC। एक सेंटेंस पैटर्न की बात करें, SVO और A जहां पे ऑब्लिगेटरी हो। इस प्रकार के पैटर्न वाले सेंटेंस में जो ये वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट के बाद में अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी है, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। एक वर्ब है ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है, एडवर्बियल ऑब्लिगेटरी हो जाता है, फिर वहाँ एडवर्ब लगाना जरूरी हो जाता है, वो भी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे दे इलेक्टेड हिम, दे इलेक्टेड हिम, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया।
सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा है। दे इलेक्टेड हिम द मॉनिटर, ये वर्ड लगाना कंपलसरी हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे चुना, क्या? द मॉनिटर। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अब आगे आने वाला वर्ड अपने अभी उदाहरण पढ़ा था, जैसे इसी की बात करते हूं। दे गिव अस स्वीट्स, ये सेंटेंस है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद में ये क्या है? सेम पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इसके बाद में ये वर्ड है। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इसके बाद में ये वर्ड है। ये IO है और ये DO, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, हमारे तो समझ में नहीं आया। इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, वही व्यक्तिवाचक है, हिम भी पर्सन के लिए आया है, अस भी पर्सन के लिए आया है। उसके बाद में ये वर्ड है, ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये आप बता रहे हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका है, कोई कहीं कंफ्यूज नहीं रहेगा, इसके बीच में लिंकिंग वर्ब जोड़ दो, इज जोड़ दिया। जैसे हिम सब्जेक्ट होगा, ही इज मॉनिटर, वह मॉनिटर है। हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है, यानी ये मॉनिटर वर्ड किसके लिए आया है? हिम के लिए आया है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए ही आया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें लगा के देखो, एस इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, वी आर जोड़ दो, वी आर स्वीट्स। हम मिठाई हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं? हम मिठाई नहीं हो सकते। इसका मतलब ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये खुद ही ऑब्जेक्ट होगा, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आई बात? दो उदाहरण, शानदार उदाहरण है, अच्छी तरह समझना। दे इलेक्टेड हिम, उसके बाद में द मॉनिटर, द प्रेसिडेंट, द कलेक्टर, कुछ भी लगाना जरूरी था, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट जरूरी था। इसमें दे गिव अस स्वीट्स, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यानी ये जो गिव वर्ब है ये क्या है? डबल ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसमें ये जो वर्ब है इलेक्ट, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो ऐसी वर्ब्स जैसे इलेक्ट है, सेलेक्ट है, कॉल है, कंसीडर है, थिंक, सपोज, ऐसी वर्ब है वो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एक उदाहरण की देखो और बात करते हैं अपन। ये पैटर्न लिखा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ए ऑब्लिगेटरी, यानी वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, फिर भी एडवर्ब लगाना जरूरी होता है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में आती है। जैसे सीमा कीप्स द बुक। अब ये सेंटेंस हो गया, सीमा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मीनिंग इसका कंप्लीट नहीं आ रहा है। सीमा कीप्स द बुक, कहाँ रखती है? तो एडवर्बियल ऑब्लिगेटरी हो गया यहाँ लगाना। तो ये वर्ब है, कीप है, पुट है, प्लेस है, ऐसी वर्ब है, वो भी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है। उनके बाद में ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट आने के बाद में भी एडवर्बियल लगाना जरूरी होता है। ऑन द टेबल, तो ये एडवर्बियल है। कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो एडवर्बियल का कार्य करता है। 5 एलिमेंट होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। देयर आर 5 एलिमेंट्स
होते हैं सेंटेंस में, अधिकतम हो सकते हैं, अब जरूरी नहीं है सेंटेंस में सारे एक साथ आए ही। एस वी तो कंपलसरी है। अभी अभी बात हुई थी वर्ब फ्रेज में ऑब्लिगेटरी एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सिलरी, और मेन वर्ब में मेन वर्ब, तो वर्ब जरूरी है। यहाँ तक इसके बाद में ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट या एस वी कॉम्प्लीमेंट या एस वी एडवर्बियल, ये बाद की बात है, सेंटेंस पैटर्न की बात है। तो ये उदाहरण भी आप अच्छी तरह समझना कि ये जो वर्ब है सीमा कीप्स द बुक, यहाँ तक अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है सेंटेंस का, तो ऑन द टेबल लगाना जरूरी हुआ। तो ये पैटर्न हो गया एस वी ओ ए ऑब्लिगेटरी, समझ गए, बाध्य हो गया अपन एडवर्बियल का प्रयोग करना हमें अवश्य पड़ा। ये अपन बात कर रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब की, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और दूसरा पार्ट अपन ने लिखा था अभी इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। कर्मक क्रिया सीधी सी बात है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब इसमें समझने वाली बात, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में समझने वाली बात होती है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है। एक बात तो आपको बता दी, ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव है। अब उसके बाद में वो चाहे एक ऑब्जेक्ट ले, दो ऑब्जेक्ट ले, या ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट ले, या ऑब्जेक्ट के साथ में एडवर्बियल ले, वो हो गई ट्रांजिटिव। अब इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं हो, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन कई सेंटेंस या में वर्ब है बहुत सारी जो ट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकती है और इन ट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो सकती है। उसके उदाहरण की अपन बात करते हैं, बहुत ही शानदार है, देखना आप। ही फॉट ब्रेवली, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्बियल है, यानी ये वर्ब है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्बियल है। तो ये वर्ब कौन सी हो गई, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, अकर्मक क्रिया। ये उदाहरण है, ही फॉट ए बैटल, ये वर्ब होगी और ए बैटल क्या है, ऑब्जेक्ट है। फोर्ट, फाइट वर्ब एक ही वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म अपने यूज की पास्ट फॉर्म, फोर्ट ब्रेवली। इसके बाद में एडवर्बियल का यूज हुआ, इसका मतलब ये वर्ब इनट्रांजिटिव की तरह यूज हुई है। और इस सेंटेंस में ही फॉट ए बैटल, इसमें ए बैटल ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉट यहाँ किसके रूप में, वर्ब ट्रांजिटिव के रूप में यूज हुई है। यानी एक ही वर्ब, अपन ये नहीं कह सकते कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है और ये वर्ब ट्रांजिटिव है। कुछ वर्ब्स ऐसी है जो दोनों ही रूप में प्रयोग हो सकते हैं। उसमें एक उदाहरण आपको ये बताया, ही फॉट ब्रेवली, ये वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। ही फॉट ए बैटल, इसमें वर्ब ये ट्रांजिटिव के रूप में यूज हुई है। दूसरा उदाहरण पढ़ ले, दे फ्लाई काइट्स, एक तो वर्ब ये है फ्लाई है, दे फ्लाई काइट्स। अब है बर्ड्स फ्लाई, आगे और लिख सकते हैं इन द स्काई, ये भी वर्ब, फ्लाई वर्ब है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्बियल है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि किस सेंटेंस में तो ये फ्लाई वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुई है और किस सेंटेंस में ये फ्लाई वर्ब इनट्रांजिटिवली यूज हुई है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है तो वो कौन सी होती है, ट्रांजिटिव होती है। वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऑब्जेक्ट के अलावा एडवर्बियल आ रहा है, तो ये वर्ब इसमें ये इनट्रांजिटिवली यूज हुई है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब है, दे फ्लाई काइट्स,
फ्लाई वर्ब है, इसमें बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई फ्लाई वर्ब है, लेकिन इसमें ट्रांजिटिवली यूज हुई है, इसमें इनट्रांजिटिवली यूज हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आपको समय पर मिल जाएं।